अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं नई कहानी। ये कहानी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की है। इस कहानी का नाम है द वैक्स वॉल्फ और इसकी राइटर है महवीश अली। तो शुरू करते हैं द वैक्स वॉल्फ पार्ट 1। मिशा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जोनी उसके साथ कार में बैठी उसे शहर से गैर आबादी की तरफ जाते देखकर पूछा। मिशा उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो उससे उस पर पूरा भरोसा था, पर आज पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। थोड़ा एंजॉय करने, मिशा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। और ये तेरी इंजॉय करने वाली जगह का नाम? जोनी ने उसे देखकर जो कार ड्राइव कर रही थी आईब्रो झुकाकर पूछा। ब्लड नाइट क्लब, उसने नाम बताया। वो हंसी। जैसी तुम पुरस्कार वैसी तुम्हारी इंजॉय करने वाली जगह का नाम। उसने मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगी। क्या कर रही हो? मार्क को कॉल। वो अभी नंबर मिला रही थी जब मिशा ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर पीछे फेंक दिया। ये क्या किया मिशा? उसे उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मार्क के बीच चल क्या रहा है? हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मार्क के नाम पर उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओहो, मैंने सिर्फ जिक्र किया, फूल खुद ब खुद खिलने लगा, मिशा ने उसे छेड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है सच में। उसने मुंह से तो इनकार किया था, पर दिल में उसने इरादा बांध लिया था कल सुबह होते ही वो अपने प्यार का उससे इजहार कर देगी। और वो अपने अंदर नहीं छुपा सकती अपनी मोहब्बत को। वो अभी अपनी सोचों में थी जब मिशा ने कहा, तुम ना बताओ हमें, पर मार्क की आंखों में हम तुम्हारे लिए मोहब्बत का समंदर देखते हैं, और यही मेरी आंखों में भी है। वो मध्यम सा बड़बड़ाई, जिस पर मशा का कहकहा लगा, जिस पर वो पूरी सुर्ख हो गई। तुम बहुत इनोसेंट हो जोनी। गाड़ी एक झटके से रुकी, दोनों बाहर निकली। जगह को देखकर उसका गला खुश्क हो गया। मिशा, ये क्या है? इसे तुम क्लब कहती हो? ये तो एक भूत बंगला लग रहा है। हर तरफ तारीख, सुनसान अंधेरे में डूबा मैदान था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा क्लब था। उसके ऊपर चमका उसका नाम, जिसमें से लाल रोशनाई निकलकर आसपास की जगह को खून में रंगे मैदान की तरह जाहिर कर रहा था। नाम ऐसे लिखा था जैसे उसमें से खून की बूंदें टपक रही हो। एक रात ऊपर से एक तो रात ऊपर से इतना डरावना मंजर। मिशा यार, मुझे नहीं जाना अंदर, उसने अपने सिर को होठों पर जबान फेर कर कहा। हा हा हा, कुछ नहीं है, डरो मत, चलो अभी अंदर का नज़ारा देखो, सब कुछ भूल जाओगी। वो उसकी हालत पर हंसती उसे हाथ से पकड़कर अंदर की तरफ ले गई। आसपास काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो अंदर आई तो देखा फुल म्यूजिक, तेज़ रोशनी, लाइन में लगे सोफों पर कटी कई लड़कियां और लड़के मदहोश पड़े थे, और कुछ बार पर कतार में ड्रिंक कर रहे थे। काफ़ी लड़के लड़कियां मदहोशी में फ्लोर पर थिरक रहे थे। यहाँ पर तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो शहर के क्लब में गैर कानूनी है, मिशा ने उसके कान के करीब होते हुए चीख कर कहा। क्योंकि म्यूज़िक इतना तेज़ था कि चीखों फिर भी आहिस्ता ही सुनाई दे रहा था। चलो, वो उसको हाथ से पकड़कर बार की तरफ आई। दोनों ने दो दो पैक पिए, फिर डांसिंग फ्लोर पर आई। कुछ ही देर में वो दोनों भी दूसरों की तरह दुनिया जहां से गाफिल हो गई। पर जोनी को अजीब सा महसूस हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। बंद आंखों के बावजूद उसे किसी की तेज नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस हो रही थी। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर अब उसे उलझन होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई आग हो जो उसके जिस्म को जला रही हो। उसने घबराकर आंखें खोल दी। उसकी सुनहरी आंखों में उलझन, घबराहट और बेचैनी थी। जो काउंटर पर खड़ा साफ देख रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। पर पहले उसे दूसरा काम करना था, किसी को इनाम देना था उसकी मेहनत का। उसने उसे नजरें हटाकर साथ थिरकती हुई मिशा पर नजरें डाली, जो भरपूर अंदाज में मुस्कुराती उसे ही देख रही थी। उसे जो इंसानों से नफरत थी वो मजीद बढ़ गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर हैवानी मुस्कुराहट ने बसेरा किया, जिस पर वो तो मर मिटी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ रवाना हुआ। वो ये इशारा समझ गई थी। जोनी माय इनोसेंट डॉल, तुम यहाँ रहो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो उसके गाल पर किस करती फ्लोर से नीचे उतरी, फिर जोनी की नज़रों से महफूज होती बाहर की जानिब बढ़ गई। वो बाहर आई और सुर्ख रोशनी में उसे ढूंढने लगी। आसपास देखा, पर वो कहीं नहीं थी।
पर वो कहीं नहीं था। उफ, कहाँ चला गया ये? वो खुद से बड़बड़ाती हुई क्लब के पीछे वाली जगह पे देखने लगी, जहाँ पर सिर्फ चांद की रोशनी थी। म्यूजिक का शोर इतना था कि चीखता भी कोई तब भी सुनने में कुछ नहीं आता। उसकी नज़र जैसे एक जगह जगह पर पड़ी, उसका गला सूख गया। खौफ उसकी आंखों में लहराने लगा। ओह गॉड, मैं इसकी चाहत में इतनी अंधी हो गई, जगह को भी नहीं देख पाई कि कहाँ आ गई हूँ। अगर यहाँ पर कोई जानवर मुझे चीर फाड़ देता तो अंदर किसी को मेरी खबर भी ना लगती। वो अपने जिस्म की हवस को चाहत का नाम देने लगी, और इसे लोगों का जो हाल होता है ऐसे लोगों का जो हाल होता है ये उसे पता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें अपनी गुर्बत के चंद पल भी दे देता, जिसके लिए तुमने अपनी दोस्त को इतनी मेहनत से यहाँ लाई और माँ को हवा भी लगने नहीं दी, तो उसका भी किसी को पता नहीं लगेगा। उसके कान के करीब वैक्स की दिलकश सरगोशी हुई। तुम कहाँ थी? आह! वो जब मुड़ी तो चांद की मध्यम रोशनी में वैक्स का भयानक चेहरा देखकर उसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जो अपनी बदकिस्मती से किसी को सुनाई नहीं दी। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। उसके दो नुकीले दांत जिनसे खून टपक रहा था, सारे मुंह और जिस्म पे काले बाल थे। आंखें सुनहरी थी, पर वो अभी भी इंसानी रूप में था। अगर अभी वो अपने रूप में आ जाता तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और उसका काम भी नहीं होता। उसकी और चीखें निकलती या वो भागने की कोशिश करती। इससे पहले उसका बड़े काले नाखूनों वाला पंजा उसकी गर्दन पर आया और उसमें अपने नाखून गाड़ दिए, जिससे उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो तड़पने लगी। उसकी आँखों, मुंह, नाक और जहाँ पर उसने नाखून गाड़े वहाँ से खून फव्वारों की सूरत में निकलने लगा, और वो जाकर उसके मुंह पे लगा, जिस पर उसने ज़बान फेर कर चाट लिया। मिशा का गले से नीचे का बदन बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखों से खून के साथ आंसू भी निकल रहे थे। रूह आहिस्ता आहिस्ता परवास कर रही थी। वैसे उसकी हालत पर कहकहा लगाया और हाथ को जैसे खींचा। उसके गले का आधा हिस्सा उसके हाथ में आ गया और सर जाकर पुष्ट से लगा। आगे के हिस्से से खून की बारिश होने लगी। हाथ में मौजूद हिस्से को उसने अपने भेड़िए जैसे मुंह में डाल लिया, फिर उसके मुर्दा वजूद को ज़मीन पे फेंक कर चांद की मध्यम रोशनी में उसे नोचने लगा। खून ने ज़मीन को रंग दिया था। कुछ सेकंड में वो उससे उठा, अपने इंसानी रूप में आया और उसके वजूद को देखकर मुस्कुराने लगा। जिसे कोई इंसान देखता तो वहीं बेहोश हो जाता। उसके वजूद से जगह जगह सफ़ेद हड्डियां नजर आ रही थी। शायद इतनी गुर्बत काफ़ी है तुम्हारे अभी और देता, पर तुम तो इतने में ही चल बसी। वो शैतानी से हंसता हुआ खुद पर एक नज़र डालकर क्लब की तरफ रवाना हुआ। आंखें अपने नीले रंग में आ गई थी। वो काउंटर पे खड़ा हुआ और जोनी को देखने लगा, जो कि मिशा को परेशान सुनहरी नज़रों से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जो होती तो मिलती ना। उसने वापस अपनी सहरंगेज आंखें उस पर जमा दी। ये उसे अपने शहर में जकड़ने के लिए थी, जो कुछ ही देर में कामयाब हो जानी थी, ऐसा उसे लगा। जोनी की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी, तो वो मिशा को परेशानी से ढूंढ रही थी। वो फ्लोर से उतरकर नीचे गई और लोगों के हुजूम से रास्ता बनाती वॉशरूम की तरफ जा रही थी। ऐसे में फिर से उसे अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस पर वो बहुत खौफजदा हो रही थी। एक तो जगह ऐसी थी जैसे किसी दूसरी मखलूक के बीच हो। ऊपर से मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गई है, वो खुद से कहती उससे नाराज़ी जाहिर करती जा रही थी। वो 18 साल की खूबसूरत हसास लड़की थी। उसकी बड़ी सुनहरी आंखें और कमर तक आते सुनहरी बाल उसे और खूबसूरत बना देते थे। छोटी नाक, सुर्ख होंठ, सफ़ेद गुलाबी रंगत, वो एक छोटी सी शहजादी लगती थी। वॉशरूम में आई, पर वो वहाँ भी नहीं थी। अब उसे हकीकत में पता लगा था कि डर क्या चीज़ है। उसके वजूद में हल्की हल्की कपकपाहट शुरू हो गई थी। वो लोगों की जानबूझकर मारते कंधों से खुद को बचाती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वैक्स उसे वॉशरूम की तरफ जाते देखकर उसके पीछे जाने लगा। अभी वो थोड़ा आगे गया ही था कि जब उसे दूसरे भेड़िए की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एक भरपूर नज़र पूरे क्लब पे डाली, पर उसे यहाँ पर सिर्फ इंसानों के खून की खुशबू आई। उसे यहाँ पर उसके अलावा कोई भेड़िया नज़र नहीं आया। अचानक उसके दिमाग में धमाका हुआ। मार्क!
ओह शिट! उसने अपने हाथ पर गुस्से से मुक्का मारा और जोनी को देखा जो रोनी सूरत बनाए एक सोफे पर बैठी थी और सुनहरी आंखों में आई नमी से यहाँ वहाँ देखकर उसे लोगों में पहचानने की कोशिश कर रही थी कि शायद यही कहीं मिल जाए। वैक्स उस पर एक कहर बरसाती नज़र डालकर क्लब से बाहर निकला। उसने बाहर आकर देखा पर मार्क उसे कहीं नहीं दिखा, पर उसे भेड़िए की बू से ही पता लग गया था कि मार्क यहीं कहीं है। वो तेजी से भागा, उसे किसी भी तरह मिशा के वजूद को कहीं करना होगा और जल्द ही जोनी का भी किस्सा तमाम करना होगा। मार्क के उस तक पहुंचने से पहले वो क्लब के बैक साइड पर आया, पर वहां पर आकर उसे झटका लगा। मार्क उसके खून में लथपथ मुर्दा वजूद को सीने से लगाए बेबसी से रो रहा था। सामने खड़े वैक्स को देखकर उसकी आंखें फटी। फिर सब उसे समझ आया। तुम जानते थे मैं जोनी से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने उसे अपना शिकार बनाया। वो गम और गुस्से से घुर्राया। पहले तो वैक्स उसकी हालत देखकर शिजदा रह गया, पर फिर जब मिशा की मुर्दा वजूद को देखा तो समझा। उसके सुनहरी बाल और रेड कलर का ड्रेस, दोनों को रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो उसे जोनी समझ रहा था और इसी बात का वैक्स के शातिर दिमाग ने फ़ायदा उठाया। शायद तुम भी जानते हो ये जोनी कारथन है, हमारी दुश्मन की बेटी। इसे इस मासूम को नोचने पर कोई अफसोस नहीं था। वो तो अपने भाई पर हैरान था, खुद एक भेड़िया होके इंसान के लिए रो रहा था जिस पर उसके अंदर आग लग गई। पर वो क्या जाने दिल जानवर के पास भी होता है। वो तो एक भेड़िया था, इंसान और दूसरे जानवरों को नोचने वाला। वो क्या जाने ये आंसू क्यों बह रहे हैं। तुम रो क्यों रहे हो मार्क? क्या तुम नहीं जानते आज या कल इसका ये हाल होना ही था? फिर ये आंसू क्यों? वो गुस्से से घुर्राया। क्योंकि तुमने मार्क की ज़िंदगी को ख़त्म कर दी, उसका इश्क मारा है। उसकी दहाड़ पर वैक्स का एक सर्द कहकहा लगा जो इस खौफनाक माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। तुम एक भेड़िए हो जो सिर्फ इंसानों को नोचना और चीर फाड़ करना जानते हैं, ना कि उनसे मोहब्बत और इश्क करना। हा हा हा। उसने मार्क को उसकी हकीकत दिखाई जो एक कड़वा सच था। हाँ, वो एक भेड़िया था, जानवर था, पर वो वैक्स की तरह इंसानों को नोचता नहीं था, उनको चीर फाड़ के खाता नहीं था। आज तुम वैक्स मुझ पर हंस रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारे अंदर की धड़कन में मैं सुनूंगा। माँ का दिल अंदर फट रहा था और वो टूट गया था अपने छोटे भाई के हाथ। उसने वैक्स को कहा जो वैक्स को एक बद्दुआ लगी जिस पर वो दंग से रह गया। उसने एक दुख भरी नज़र वैक्स पर डाली जो साकित खड़ा था। वैक्स, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। माँ बाप के बाद मैंने तुम्हें ही सब कुछ समझा है, पर पता नहीं क्यों आज तुमसे दूर जाने को कह रहा है मेरा दिल। पर ये मत समझना कि मेरा दिल तुमसे जुदा होगा। जब भी वैक्स पर कोई मुसीबत आएगी, मार्क को हमेशा वैक के साथ पाओगे। माँ के ग्रे आंखों में खून के आंसू बहने लगे। वो चुपचाप साकित उसकी सुनता रहा। अंदर तूफान उठ रहा था जिसमें से हैवान का सर उठा। मार्क ने एक अलविदाई नज़र वैक्स पर डाली जिसकी नीली आंखें लाल होने लगी और फिर अपने भेड़िए रूप में आया और मिशा के मुर्दा वजूद को उठाकर अंधेरे की तरफ गायब होता गया। एक ऐसी मोहब्बत थी जो अपने महबूब को नहीं पहचान पा रही थी। ये मंजर जोनी की नज़रों से महफूज नहीं रह सका। कहीं वो मुझे अकेले तो नहीं छोड़ के चली गई यहाँ से। पर वो परेशानी से खुद से कहती क्लब से बाहर आई, गाड़ी भी यहीं मौजूद है। आखिर गई कहाँ? मार्क को भी मैसेज किया, वो भी नहीं आया अभी तक। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई? उसकी सुनहरी आंखों से एक आंसू जाकर ज़मीन पर गिरा। वो सिर्फ रोशनी में इर्द गिर्द देख रही थी, कहीं पीछे तो नहीं। नहीं, वहाँ क्या करेगी? इतनी खौफनाक जगह पर मरने के लिए ही पीछे जाएगी? उसने खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब देती, अपने होठों पर जबान फेरती पीछे की जानिब कदम उठाए। अब ढूंढना तो था ही, सिर्फ आज मिल जा मिशा। आइंदा मैं कसम खाती हूँ तेरे साथ मेरी जूती भी नहीं आएगी। अभी वो थोड़ा आगे आई ही थी जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कहीं मिशा तो नहीं? नहीं, जानवर भी हो सकता है, पहले छुप कर देखती हूँ। वो अपने दिल में सोचती दीवार से थोड़ा मुंह आगे करती देखने लगी, पर उसका थोड़ा देखना उसका जिस्म सुनकर गया। आंखें फट गई, वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठने लगी। मार्क भेड़िया है वो मिशा? नहीं,
माँ कैसे कैसे कर सकता है। मुझे उसे बचाना होगा, उसने खुद से कहा। पर मैं उसे बचाऊं कैसे? वो तो उसे ख़त्म कर चुका है। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। पूरा जिस्म थर थर काँप रहा था। आंखों से समंदर बहने लगा। पसीने में पूरी भीग चुकी थी। क्या मैंने मिशा को मरवा दिया है? उसने डरते डरते खुद से सवाल किया। उसने मुझसे मोबाइल छीना भी था। वो फूट फूट कर रोने लगी। मिशा, मुझे माफ़ कर दो। अचानक वो उछल कर दूर जा गिरी। करीब से ही एक जोरदार खौफनाक भेड़िए की दहाड़ सुनी। वो आ गया। मुझे भागना होगा यहाँ से, नहीं तो वो मेरा भी यही हाल कर देगा। वो गिरती पड़ती खुद को घसीटती गाड़ी तक लाई, क्योंकि टांगों ने काम करना छोड़ दिया था कपकपाहट से। गाड़ी स्टार्ट करती वो तेजी से रोते हुए भागी। अभी थोड़ी आगे आई ही थी जब पीछे से लोगों की चीख पुकार सुनने में आई। उसके हाथ और जिस्म काँप रहा था। अपने माँ बाप को याद करती गाड़ी को और तेज़ी से भगा रही थी जब अचानक कार के ऊपर कोई झपटा। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। वैक्स उसकी कार के ऊपर था और उसने अपना बड़ा सा पंजा अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की। जब एक चीख से उसके खून से भरे लंबे काले नाखून बाहर आए और गाड़ी को झटका लगा, जिससे वो अपना बैलेंस बराबर ना रख पाया और धड़ाम से कार से नीचे गिरा। जब तक वो संभलता, कार जहाज़ की तेज़ी से भागती उससे दूर होती चली गई। पीछे से चीखता दहाड़ता रह गया और फिर वापस क्लब की तरफ गया। दूसरे मासूमों की तरफ। जो भाग सके भाग गए। बाकी जो फुल नशे में थे, उनका खून और गोश्त के लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े थे। वो अपने रुखसार और गले से बहते खून की परवाह किए बगैर तेज़ी से कार भगाती गई और शहर में दाखिल हुई तो उसने अपनी बंद होती आंखों से देखा कि उसकी गाड़ी किसी दूसरी से टकरा गई। फिर वो अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। कुछ वक्त बाद, आज यूनी नहीं आई? लेज़ी उसके साथ कैफ़े में बैठी उससे पूछा। दिल नहीं कर रहा था, ज़शिया ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर लेज़ी ने मुंह बनाया। तुम बहुत बोर हो जोनी। ज़शिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और सुनहरी आंखों में कर फैल गया। आई एम सॉरी ज़शिया। लेज़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से सॉरी कहा। फिर कुछ सोचकर बोली, जी, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इस नाम से गुस्सा क्यों होती हो? आखिर ऐसी क्या वजह है? शट अप लेज़ी, मैंने तुमसे कहा था मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। वो एकदम चीखी। आसपास के लोग उसे देखने लगे और किसी के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। आखिर वो उसे क्या बताती कि जिसने प्यार से इनाम रखा था, अब उससे नफरत ने उसे ये नाम छुपाने पर मजबूर किया था। आज इस हादसे को 5 माह हो गए थे। उसके माँ बाप उसे इस शहर से ही दूर ले आए थे। वो हर चीज़ वहीं छोड़ आई थी, सिवाय उसके रुखसार के नीचे से शुरू होते गर्दन से नीचे तक आते भेड़िए के नाखून के निशान, जो उसे मार्क से बेइंतहाई से ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर करते थे। अभी भी रात को कभी कभी वो मंजर आंखों के सामने आता तो वो चीखती चिल्लाती उठ जाती थी। फिर घंटों मिसेस कार्थन उसके साथ रहती जब तक वो सो ना जाती। कहाँ खो गई? लेज़ी ने उसे अपने हाथों को घूरते देखा तो पूछा। कहीं नहीं यार, कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो? मैं तो कहती हूँ हमारा सेकंड हीरो वेलनेस तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो थाम लो, एंजॉय करो ज़िंदगी को। कैसी बोर ज़िंदगी है ये। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को, वेलनेस से दोस्ती करने के अलावा। वेलनेस के नाम पे ही वो चिढ़ गई थी। यूनी के फर्स्ट दिन से वेलनेस उसके पीछे पड़ा था, अपनी काली छोटी छोटी आंखों से जब उसका पोस्टमार्टम करता, जिस पर वो लाल पीली हो जाती। वो एक खूबसूरत लड़का था, काफ़ी लड़कियां उस पर मरती थी, पर इन 4 माह में उसकी वैल्यू कम हो गई थी और वो सेकंड पोजीशन में आ गया था। अब लड़कियों का क्रश वैक्स बन गया था। ज़शिया ने तो उसे नहीं देखा था, पर उसका हर जगह चर्चा वो सुनती थी। ये भी सुनने में आया था वो काफ़ी मगरूर और खड़ूस टाइप बंदा है और वेलनेस से उसकी नहीं बनती थी। प्लीज़ लेज़ी, मेरे सामने उसका जिक्र ना किया करो। ज़शिया के चिढ़कर कहने पर लेज़ी हंसने लगी। ओह माय गॉड! फिर लेज़ी अचानक चीखी, जिस पे वो घबरा गई। क्या हुआ? जी ने अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखा और उसे देख कर पूछा, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो आंखें फाड़ कर बेयकीनी से कहने लगी, किस बात पर? उसने दांत पीस कर पूछा। मतलब बात पर यकीन ना होने पर इतना चीखी थी? किस बात पर? यार वो हमें देख रहा है।
वो खुशी से कहने लगी, कौन देख रहा है जिस पर मरने जैसी हो गई हो? अपने दाएं तरफ देखो। लिजी ने आंखों से इशारे से उसे दाएं तरफ देखने को कहा, जिस पर वो बेजारियत से देखने लगी। उसकी सुनहरी आंखें जैसे नीली आंखों से टकराई। जशिया के बदन में सरसराहट फैल गई। उसका दिल नीली आंखों से धड़क उठा। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। जशिया को घबराहट सी होने लगी। कौन है ये लिजी? उसके मुंह से अल्फाज अटक कर निकले। वैक्स। लेज़ी अभी उसे ही देख रही थी, तभी उसका हाल नहीं देख पाई। काले बाल, नीली आंखें, सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी नाक, सुर्खोड़। वो वाकई ऐसा था जिस पर लड़कियां वेलनेस तो क्या, किसी को भी नज़रअंदाज कर देती। वो उठकर जाने लगी। कहाँ? लेज़ी ने पूछा तो उसने अपने माथे पर स्कार्फ से पसीना साफ किया और सुर्ख होठों पर जबान फेर कर उसे देखने लगी। यार, मुझे कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने जल्दी से कहा और तेजी से कैफे से बाहर निकलकर सांस लेने लगी। लेज़ी भी अंदर ही थी या शायद जेनी जेनी के साथ हो गई थी, बातों में मसरूफ, या उस लड़के को ही देख रही होगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो इन निशानों के साथ। बहुत करीब कान में सरगोशी हुई और एक उंगली ने उसके नीले निशानों को छुआ। वो करंट खाकर दूर हटी और मुड़ी तो वही था। वैक्स अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। वो घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने सुना है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो सोचा क्यों ना अपने लिए खूबसूरत लड़की चुनूँ। तो अब वो तुम हो, इसीलिए तुम्हें अब सिर्फ वैक्स को सोचना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कहता उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे की जानिब हट रही थी, बिना देखे कि कितनी गाड़ियाँ गुजर रही थी। अगर एक के भी आगे आ जाती तो कुचली जाती। गाड़ियों और उसमें सिर्फ कुछ ही फासला था जब वैक्स ने अचानक उसे बाजू से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो चीखती सीधा उसके चौड़े सीने से जा लगी। वो खौफ से आंखें नीचे उसके सीने से लगी थी जब कुछ सीटियों की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। उसने आंखें खोली तो खुद को वैक्स के हिसार में पाया। कुछ लड़कियां और लड़के मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। खौफ और एक अनजाने शख्स के साथ लगी वो शर्म से पानी पानी होने लगी। वो उससे दूर होने लगी, पर वैक्स ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने बेयकीनी से उस अनजान लड़के को देखा जो आसपास की परवाह किए बगैर उसे सीने से लगाए देख रहा था। जशिया का दिल बुलंद आवाज़ में धड़कने लगा, जिसे सुनकर वैक्स मुस्कुराने लगा। छोड़ो मुझे, वो खुद को उससे अलग करने लगी। अगर ना छोड़ूं तो, वो उस पर थोड़ा झुककर कहने लगा, जिस पर जशिया ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और वहाँ से भाग गई। पीछे वैक्स का एक जानदार कहकहा सुनने में आया, अब मज़ा आएगा दोनों से, जोनी और वेलनेस। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे दूर होते देखता रहा। वो अभी भी जशिया की धड़कन को खुद में महसूस कर रहा था। जशिया बेड पर खामोश बैठी थी जब मिसेस कार्थन रूम में आई। क्या हुआ है जी? उसने पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा। कुछ नहीं बॉब, उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो बेटा इतनी खामोश उदास क्यों हो जब से आई हो? शायद वो कल उसकी घबराहट और खौफ देख चुकी थी। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल बहुत उदास है डैड के लिए। उसने अपने माथे पे पसीना साफ करके उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसकी तरफ से कोई बात नहीं है। अब अपनी मॉम को क्या बताती कि कल के अनजान शख्स की हरकत का, जिसने उसे फिर से खौफ में मुब्तला कर दिया था। उसकी बातों में अजीब जिद थी और ऐसा लगता था जैसे कहीं सुनी हुई आवाज़, जाना पहचाना एहसास था। तो बेटा बहुत देर हो गई है, यूनी के लिए नहीं जाना क्या तुम्हें? अभी तक ऐसे ही बैठी हो? मिसेस कार्थन उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई बोली। वो इस हादसे के बाद बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। फिर काफ़ी मेहनत के बाद फिर उसमें तब्दीली आई, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। पर कल फिर उसके चेहरे पर खौफ महसूस किया और आज पूछने पर वो बात बदल गई थी। शायद वो बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा। अगर कोई बात होती तो वो खुद बता देती। नहीं मॉम, दिल नहीं कर रहा जाने को। जी बेटा, अगर ऐसे करती रहोगी तो कैसे चलेगा? उठो, रेडी हो जाओ। बट मॉम, उसका ज़रा भी दिल नहीं था जाने को। नो जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हारे डैड भी कह रहे हैं जाओ। मिसेस कार्थन कहकर चली गई, मतलब अब कुछ नहीं सुनना था। वो भी बेदिली से उठी, फिर कुछ देर में रेडी होकर नीचे आ गई। वो यूनी आई तो सब उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे।
उसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों की तरफ गया, पर वो तो स्कार्फ से छुपे थे। फिर ये क्यों मुझे ऐसे देख रही है? पर कुछ महसूस करने पर पता लगा उनकी नज़रों में हसद, नफरत। अपने लिए वो उलझ गई। वो नज़र अंदाज करती आगे बढ़ने लगी। वेलनेस को वेलनेस के प्रपोजल पर तो बड़े नखरे कर रही थी, फिर ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया? लेज़ी की तंस भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो ठिठक कर रुकी, फिर मुड़कर लेज़ी को देखा जो तंजिया मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब? क्या एक्सेप्ट कर लिया मैंने? वो थोड़ी गुस्से और नासमझी से पूछने लगी। अब ज़्यादा बनो मत, कल ही देखा और कल ही पटा लिया। मुझे क्या पता था इतनी मासूम दिखने वाली इतनी तेज़ होगी। शायद यूनी में फैलने वाली बात लेज़ी से भी हजम नहीं हो रही थी। उसकी बातों पर ज़शिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बकवास है लेज़ी, किसको फंसाया है मैंने? इतना तो वो समझ गई थी बात किसी लड़के की है। चिल्लाओ नहीं जी, चिल्लाने से अपने कारनामे छुप नहीं जाते। क्या तुमने कल वैक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? और कल कैफ़े के बाहर उसकी बाहों में नहीं थी? इसकी झूठ पर वो दंग रह गई। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? तुम तो यही चाहती थी कि मैं किसी को अपना बना लूँ, किसी के साथ अपना वक्त गुजारूँ। तो अब जब मैंने वैक्स को बॉयफ्रेंड के लिए हाँ की, तो तुम्हें क्यों अब मेरी मासूमियत चालाकी लग रही है? वो ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, पर लेज़ी का गुस्सा और तंज पर बगैर समझे गुस्से से कहकर चली गई। पीछे लेज़ी गुस्से और वेलनेस के खौफ से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी। उसे क्या पता था कि उसकी मेहनत उल्टा रंग लाएगी। वेलनेस अपनी लाल आंखें लिए ज़शिया के ही इंतज़ार में खड़ा था। उसके पास वक्त कम था और बीच में वैक्स का आना उसकी सारी मेहनत ख़राब हो गई थी। उसे क्लास से बाहर निकलता देख गुस्से से उसकी जानी बढ़ा, पर यह देखकर उसका और भी बुरा हाल हो गया। वैक्स उससे पहले ही ज़शिया को बाजू से पकड़कर ले जाने लगा। वेलनेस मज़ीद गुस्से व गज़ब में आ गया और उससे ज़शिया को छीनना चाहता था, पर ऐसा कर ना सका क्योंकि उसके आँख और मुंह नाक से काला खून बहने लगा था, जिसकी वजह से वो यूनी से किसी तूफान की तरह गायब हो गया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ज़शिया उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती, गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में बोली। अगर तेज़ बोलती तो उसका तमाशा लग जाता। वैक्स उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर ऊपर खाली क्लासों की तरफ ले आया। ये देख ज़शिया की जान मुंह में आ गई। छोड़ो मुझे वरना मैं प्रिंसिपल को तुम। वो चिल्लाकर कह ही रही थी जब वैक्स ने कतार में ही बनी ऊपर खाली क्लासों में सबसे आखिरी क्लास, जो कोने में होने की वजह से अंधेरे में डूबी हुई थी, उसमें आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे दरवाजे से लगाकर उसके दोनों हाथों को दरवाजे से लगाए अपने कैद में कर दिए। और इस सब में उसे एक सेकंड भी नहीं लगा। क्लास में इतना अंधेरा था कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखने की कोशिश कर रही थी, फिर भी कुछ नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ वैक्स की गर्म सांसों के अलावा। वो खौफ से रोने लगी। हाँ, अब बताओ, क्या कहोगे प्रिंसिपल से? यही कि वैक्स मुझे खाली क्लास में लेकर गया और हम इतना करीब थे कि आगे तुम मुझे महसूस कर रही हो कि मैं तुम्हारे कितना करीब हूँ, तो बता देना। कहने के साथ उसका हल्का सा कहकहा गूंजा। वो उसके बहुत करीब हुआ, बोलते हुए उसके होठ ज़शिया की गर्दन से टच हो रहे थे। प्लीज़ जाने दो। वो डर से अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। कभी भी कोई उसके इतना करीब नहीं आया था, जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वैसे ही वो लड़कों से दूर रहती थी। उसकी दोस्ती सिर्फ दो लड़कों से थी, एक मार्क और दूसरा। उसके बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और मार्क के बारे में सोच आते ही दिमाग में तूफान चलने लगा। वो उससे इंतहाई नफरत करने लगी थी। अगर मोहब्बत होती तो महबूब कहरी भी होता तो भी मुंह ना मोड़ती, पर यहाँ तो सिर्फ वक्ती जज्बा था जिसे वो मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। वो हिम्मत करके उससे आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। उसकी ख्वाहिश निकली कि वो इस वक्त इस अचानक नाजिल होती मुसीबत से इतना दूर हो जाए जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। पर वो वैक्स था, उसकी हर बात को सुनने वाला। उसने अपना पूरा वज़न उस नाजुक पर डाल दिया और उसकी कोशिशों को नाकाम करके अपने दहकते होठों से उसके निशानों को छूने लगा। ज़शिया की सांसें बंद हो गई, अल्फाज जैसे गुम हो गए, जिस्म में चोटियां रेंगने लगी।
मुंह से बेइख्तियार सिसकी निकली। वो बेआवाज़ रो रही थी। कैसी सज़ाएं मिल रही थी उसको। मुझे अपनी चीज़ें छीननी भी आती है और उन्हें सज़ा देना भी। उसकी सरगोशी कानों में पड़ी। और दूसरी बात, वेलनेस से इतना दूर रहोगी जितना इस टाइम मुझसे होने की ख्वाहिश कर रही हो, जो नाकाम है। और मुझसे डरो मत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने वैक्स को देखा ही कहाँ है। ये तो सिर्फ वेलनेस से दूर करने के लिए और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि वैक्स अभी है। वो बोलता अपनी उंगली से उसके कांपते सुर्ख होठों को छूने लगा। वो अंधेरे में भी साफ उजालों की तरह देख रहा था, उसकी पसीने और आंसुओं में भीगी हालत को भी। उसके होंठ खुद बहुत मुस्कुराने लगे उसकी हालत पर। वो उससे थोड़ा दूर हटा और अपने हाथ की कैद से उसके हाथ आज़ाद किए तो जशिया को जैसे ज़िंदगी की एक किरण नजर आई। वो अपने दर्द करते बाजुओं की परवाह किए बगैर जल्द जल्द कांपते दरवाज़ा खोलने लगी। जब खुला तो एक सांस के साथ वो बाहर भागने लगी, पर वैक्स ने उसे डराने के लिए उसके पिंक स्कार्फ जो कंधों पर था पकड़ लिया। जशिया की तो जैसे रूह किसी ने खींच ली हो। वो एकदम बंद सांस से रुकी, फिर सर नीचे करके अपने स्कार्फ को देखा, एक झटके से खींचकर खुद से अलग किया और रेलगाड़ी की तरह भागी। वैक्स तो उसकी हालत पे मज़ा लेते कह कहा लगा उठा। अब इसके आगे की कहानियाँ मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।